हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक। और हम लोग जानेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को कार्बन के यौगिक, कार्बनिक पदार्थों के नाम, कार्बनिक पदार्थों के उत्पाद इत्यादि का हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि कार्बन क्या है। देखिए, प्रकृति में जो है जितने भी जीवधार या वनस्पतियां होती हैं, उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। हमारे पास पड़ोस में भी कार्बन उपस्थित है। हम जो चीज खाते हैं या जो चीज, जैसे हम लोग किताबों का यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। या कोई भी ऐसे कपड़े भी उपयोग करते हैं, कपड़े भी में भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन की अगर बात करें तो जो कार्बन है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के एक शब्द है कार्बो शब्द से बना है। कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है कार्बो, और कार्बन का हिंदी अर्थ होता है कोयला। हिंदी अर्थ होता है कोयला, अर्थात कार्बन जो है, कार्बो के हिंदी शब्द कोयला से लिया गया है। और ये तत्वों की अगर बात करें तो इसका प्रतीक सी, और अगर देखा जाए तो हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, धातु और अधातु। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु। क्यों? क्योंकि धातु उसे कहते हैं जो क्या बनाते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व बनाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। या उनके बहुत सारे मैंने गुण बताया था, आघातवर्धनीयता, तन्यता और विद्युत चालकता, विद्युत सुचालकता, है ना। ये सारे गुण जिस पदार्थ में उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, ये क्या है, अधातु है। उसी तरह से अगर कार्बन की परीक्षण करें तो उन गुणों पर ज्यादा से ज्यादा जो गुण होते हैं वो कार्बन के साथ मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए हम लोग कार्बन को अधातु कहते हैं। और प्रकृति में पाया जाने वाला जो तत्व है, अगर बात करें तो कार्बन प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से प्रकृति में देखा जाए अगर, तो प्रकृति में या दो तरह से हम कह सकते हैं, वायुमंडल में, है ना। तो कार्बन जो होता है वायुमंडल में 0.02% प्राप्त होता है। और अगर बात करें, सॉरी, मंडल में 0.03% होता है। और जबकि अगर हम लोग बात करें कि हम अपने पृथ्वी के भूपर्पटी में, तो भूपर्पटी में जो कार्बन की मात्रा औसतन 0.0 कार्बन की मात्रा अगर देखें तो वायुमंडल में 0.03% और भूपर्पटी में 0.02% है। इसका मतलब यह है कि जो ये मात्रा है ऑक्सीजन, हमने कहा था कि वायुमंडल में, हमने एक ट्रिक बताया था, ओसी अल्लाह फिकाना का मग है। ओसी अल्लाह फिकाना का मग है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर का मग है, अगर इस क्रम को अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे अधिक प्रकृति में पाए जाने वाला अगर तत्व वायुमंडल में तो ऑक्सीजन होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला, है ना। हम वायुमंडल में अगर देखें तो वैसे हम देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है 78%। उसको छोड़ दें तो हम लोग अगर भूपर्पटी की बात करें तो ओसी अल्लाह फिकाना का मग है के अनुसार तत्वों की उपलब्धता है। अगर वायुमंडल की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन का ही नंबर आता है अधिकता के मामले में। नाइट्रोजन सबसे अधिक माना जाता है, नाइट्रोजन उससे कम। जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन क्या होता है, लगभग 21% क्या होता है, 21% माना गया है ऑक्सीजन। और उससे कम क्या माना गया, 1% अगर देखा जाए तो अन्य होते हैं, जिसमें इसी में कार्बन की मात्रा अगर देखा जाए तो कितना है, सबसे अधिक 0.03% है ना, कार्बन की मात्रा। तो जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे या हम लोग जो भोजन करते हैं, या हम लोग देखें अगर लकड़ी की ही बात करें तो अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, को राख मिलेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है सी, है ना। अब बात करते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन की अगर हम यौगिकों की बात करें तो कार्बन में देखा जाए तो सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कार्बन जो होता है उसमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, देखा जाए तो बंध परमाणुओं के बीच अपने आप को अस्थायी बनने के लिए, या जब भी परमाणु क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़ करके किसी नए अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके बीच बंध बनता है। बंध क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है, जो पिछले चैप्टर में मैंने बताया। एक बनता है सहसंयोजक बंध, जिसे जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। एक होता है उप सहसंयोजक बंध, और एक
होता है जिसे बोलते हैं हम लोग धात्विक बंध, है ना। तो धात्विक बंध, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। एक और 2 और एक अंतः अणुक बंध होता है जिसे हाइड्रोजन बंध, एक होता है अंतः अणुक बंध जिसमें से जैसे एक होता है अंतरा अणुक बंध, जैसे बोला जाता है वांडर वाल बंध, और एक होता है हाइड्रोजन बंध, है ना। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः अणुक होता है, एक अंतरा अणुक। जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे, कक्षा 11 में जाएंगे, तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये बंध कितने प्रकार के हैं। तो मैंने जो बताया 6 तरीके, जैसे मैंने बताया आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उप संयोजक बंध होता है, एक क्या होता है धात्विक बंध होता है, और 2 और हैं बंध जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बंध और एक होता है वांडर वाल बंध। जब भी कोई यौगिक बनता है तो इसमें से कोई ना कोई बंध उसमें जरूर पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक जब बनते हैं तो कार्बनिक यौगिकों में अगर देखा जाए तो सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध बनते हैं, जिनके अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे यौगिकों को देखेंगे कि किस तरह से उसमें बंध बनते। तो सहसंयोजक बंध होता क्या है कि जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच कोई भी ए और बी हो और उन दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हो, साझेदारी, अर्थात हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जब दो परमाणु आपस में मिल करके क्या करें, आप अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो उससे ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सभी परमाणुओं को क्या करना होगा, अपने पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना होगा, अर्थात अस्थायी अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करना होगा। उसी प्रकार कार्बन क्या करता है, कार्बन के भी अपना जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु भी क्या करता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है कि 2 परमाणुओं के बीच अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, है ना। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अगर देखा जाए तो मिनिमम 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को, कार्बन ही ऐसा होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है ना। कार्बन ऐसा एक तत्व है जो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिसमें से अगर साझेदारी की अगर बात करें तो ए और बी के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो, साझेदारी हो, तो उसे सहसंयोजक बंध बनते हैं। अर्थात कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध बनते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होता है। कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्बन के बीच सहसंयोजी आबंध है, तो हम कहेंगे कि कार्बन क्या करता है, किन्हीं परमाणुओं से क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके ऑक्टेट अर्थात अष्टक को क्या करता है, पूरा करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये क्या सहसंयोजक बंध है ना। तो आगे देखते हैं, कार्बन में सहसंयोजी आबंध, हम लोग समझते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या, ये कैसे बनाता है सहसंयोजी आबंध। तो हम लोग सीखते हैं कि कार्बन कैसे अपना सहसंयोजी आबंध बनाता है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध कैसे पाया जाता है। देखिए दरअसल ये होता क्या है कि किसी भी तत्व का हमें अगर सहसंयोजक बंध देखना होगा तो जैसे हम उसका परमाणु क्रमांक जान देखा जाए तो 6 होता है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 का मतलब यह है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कोषों में, है ना, तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, तो 4 का मतलब यह है कि लुईस संरचना के अनुसार, लुईस ये कहते हैं लुईस संरचना में कि परमाणु लिखिए और परमाणु के बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर प्रदर्शित कर दी, है ना। उसको आप किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं डॉट से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्रॉस से भी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर सकते हैं अंतिम कोष का, या मन करे कि इसे छोटे गोली के रूप में भी क्या करते हैं, इसे बोलते हैं लुईस संरचना। कार्बन का ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर दिखा सकते हैं। अब ये कार्बन क्या कर सकता है, देखिए अगर बात करें तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अगर त्याग दे, हम ये बात करें 4 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे। देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन होने के लिए जितना धनावेश है उतना ऋणावेश होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 6 तभी है क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉनों का चार्ज है, और उदासीन इसलिए क्योंकि इसके बाहर कोष में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 धनावेश 6 ऋणावेश। जरा सोचिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इसके बाहर कोष से चला जाए, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 -2 बचेगा, और इसे टोटल अगर देखें तो 4 धनावेश, कार्बन पर 4 धनावेश आ जाएगा, प्रोटॉन का 4 धनावेश हो जाएगा। इस ऐसा कार्बन द्वारा संभव नहीं है। दूसरी अगर मान लीजिए क्या करें, कार्बन ले ली, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले तो होगा क्या कि 6 धनावेश 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इन दोनों के नाते कितना आएगा, 2 धनावेश।
क्या बचेगा 2 धनावेश। यहाँ से अभी क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसमें कितना बचा था 4 धनावेश। अभी भी अगर देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके पास 6 प्रोटॉनों के नाते इसके पास 2 धनावेश होगा, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। करता क्या है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता और नहीं करता। कार्बन के साथ त्यागने और ग्रहण करने की कोई क्रिया नहीं होती, न त्यागने की न ही ग्रहण करने की। इसलिए क्या करता है कि कार्बन का जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करता है किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है, किसी दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से, जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, या स्वतः दूसरे कार्बन परमाणु से क्या करता है 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉनों के आपस में क्या करता है साझेदारी करता है। और साझेदारी हम लोग जानते हैं जब कभी किन्हीं 2 परमाणु के बीच साझेदारी होती है तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु में क्या होता है गिना जाता है, दोनों परमाणु में गिना जाता है। अगर कार्बन परमाणु अपने चारों इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किसी तरह से अगर करेगा तो 4 इसका और साझे का लिया गया 4 इलेक्ट्रॉन टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन का 8 रूल पूरा हो जाएगा और कार्बन क्या करेगा सहसंयोजक आबंध बना लेगा, है ना। आगे देखते हैं कार्बन आबंध कैसे बनाता है ना। यहाँ देखिए सहसंयोजक आबंध के बारे में मैंने बताया, यही होता है कार्बन क्या है। इसी के पहले मैंने जो बताया क्या बताया कि कार्बन क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को देखिए कैसे दे सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, इसके लिए मान लीजिए कि कार्बन की के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है एक इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है कार्बन स्वतंत्र। या कार्बन क्या कर सकता है कार्बन कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर सकता है। या कार्बन स्वतंत्र है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी कर। कार्बन के साथ क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु के साथ ये क्या साझेदारी कर। तो इस तरह से ये क्या करता है कि जब वो एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है कार्बन परमाणु तो एकल बॉन्ड बनता है ना। जहां 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहां द्विबंध बनता है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होंगे और एक सिंगल बॉन्ड। अगर दोनों तो दोनों डबल बॉन्ड बनेंगे, है ना। और यदि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बन जाता है। इस तरह से कार्बन क्या करता है अपना आबंध बनाता है, एक बॉन्ड, द्वि बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। आगे देखते हैं, हम कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं कि सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण कैसे लिखें। देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम एकल बांध का उदाहरण लेते हैं, जैसे H2 अणु बनता है। हम बात करें H2 अणु की तो यहां देखिएगा एक परमाणु है H2 अणु, H2 गैस भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कभी किसी परमाणु का अगर हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि वो कैसे बनाएगा बॉन्ड, तो हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस हाइड्रोजन के 2 अणु है दोनों अणुओं को लिखेंगे और इसके बाह्य कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब हाइड्रोजन क्या है हीलियम का निकटवर्ती तत्व है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा हीलियम के निकटवर्ती तत्व का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा साझा करेगा। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन गोला बनाने का मतलब ये है कि इस गोले के अंदर जिस परमाणु के लिए हम गोला बनाते हैं उस परमाणु के लिए गोले के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस परमाणु के लिए क्या होगा गिना जाएगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का निकटवर्ती तत्व हो गया। तो जितना साझा किया ये भी उतने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है साझा करता है। अब उतने इलेक्ट्रॉनों का जब ये साझा करेगा तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन साझे किए जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन के नाते इनके बीच क्या होगा एकल बॉन्ड लग जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण इनके बीच क्या होगा एकल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु जो है एकल बॉन्ड बना लेता। अब दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु, या इसी को बोलते हैं लुई विन सूत्र और इसको बोलते हैं बंधन सूत्र, है ना। जब जहां हम लोग बॉन्ड दिखाते हैं उसको बंधन सूत्र बोलते हैं और जहां इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं उसे लुई विन सूत्र बोलते हैं। अगर मान लिया जाए हम क्या करें कि हाइड्रोजन या ऐसे भी आप चाहे तो कहीं संरचना आप बना सकते हैं। जब अणुओं की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो आप ऐसे भी मान बना देंगे कि आप ऐसे तो भी मान सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह का मतलब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन,
और दोनों इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि इनके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आप स्वतंत्र है, मन करे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आप ऐसे बनाए तो भी बेहतर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाए तो भी बेहतर। ठीक, आगे देखते हैं। आप चाहे तो और भी बना सकते हैं, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं अगला। मान लीजिए हम लोग कहीं ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु की बात करें तो ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन का मतलब इसका अगर देख बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसके कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। अगर कोषों में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के में 2 होगा और एल में क्या होगा, 6 होगा। अगर इनके कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के बाह्य कोष में या संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, अर्थात 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जो बाह्य कोष में अधिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के 2 अणु ले लें और ऑक्सीजन के दोनों अणुओं के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लिख रहे हैं। हम 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से एक साथ लिख रहे हैं। इस ऑक्सीजन का भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना ऐसे, है ना। अगर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हम लोग कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, तो अगर हम इसकी साझेदारी करें, अब साझेदारी का बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घेर करके देखेंगे। देखिए घेरने के लिए क्या करें, यहां से इस ऑक्सीजन का 6 है और 2 कहीं से साझा कर लेगा, है ना, 2 कहीं से साझा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। उसी तरह से ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा कर लेगा तो इसका भी क्या होगा, अगर गिना जाए तो इसके भी घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक पूरा होने के बाद हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, है ना। उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं। H2O अणु की अगर बात करें, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक 8 देखें तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। अर्थात इसको हाइड्रोजन को हीलियम का निकटवर्ती बनाना है और ऑक्सीजन को हीलियम लिथियम, माफ कीजिएगा, नियान, ऑक्सीजन को हमें नियान का निकटवर्ती तत्व बनाना। तो अगर हम लोग नियान का निकटवर्ती तत्व बनाएंगे तो देखिए क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है इसके बाह्य कोष में टोटल हमने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अगर हम इसके 6 इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरह से दिखाएं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो परमाणु उसके एक इलेक्ट्रॉन, है ना, हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं इसके 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब क्या होगा, अब इनकी साझेदारी कराई जाएगी, है ना। ये हाइड्रोजन का एरिया, इसके एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का मान लिया गया और उसी तरह से इसका भी एरिया, दरअसल ये एरिया नहीं है, आप आगे अगर देखेंगे जब पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, जब कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो कभी भी परमाणु क्या करते हैं, परमाणुओं के ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के कारण, है ना, कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है, आपन एक दूसरे से युग्मित होते हैं। तो ये सब बातें हम लोग एक डिटेल चैप्टर में अध्ययन करते हैं। अभी तो ये कि मान सकते हैं कि किस तरह से ये हम लोग ऑक्टेट रूल को सोच करके एक दूसरे की साझेदारी दिखा रहे हैं ना। तो इसके अलग अलग सिद्धांत हैं, हमने तो सारे सिद्धांतों से ये क्लियर किया जाएगा। जैसे कुछ सिद्धांत हम आपको बता दें, जैसे एमओटी एक सिद्धांत पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। ये सारे सिद्धांत जो होंगे वो समझाएंगे आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों साझेदारी अगर हो जाएगी तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन पूरा होगा, का भी चाहिए ऑक्सीजन कुछ इस तरह से घेरा होगा। तो ऑक्सीजन का 6 खुद था और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के नाते यहाँ से क्या हो गया, H2O। इस तरह से H2O के बीच क्या दिखाई दिया, सहसंयोजक बॉन्ड। और भी एक और देखते हैं, जैसे N2 अणु देख लेते हैं। N2 की बात करें, N2 नाइट्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो ये 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, है ना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। अब देखते हैं नाइट्रोजन के 2 अणु है, दोनों अणुओं को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन के कितने 2 अणु दिख रहे हैं, दोनों अणुओं को लिख ले रहे हैं। नाइट्रोजन के दोनों अणुओं के हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं। तो बाह्य कोश के
क्योंकि 5 3 8 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कुछ इस तरह से करेंगे, है ना। अब मान लिया जाए यहाँ जो दोनों नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन के परमाणु एक करके कुछ इस तरह, इस नाइट्रोजन के बायोकोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके में भी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, यही नाइट्रोजन के बीच क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के नाते यहाँ क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इस तरह से हमारा क्या अणु बन गया, N2 अणु बना। इनके बीच क्या पाया जा रहा है, सहसंयोजक बंध। उसी तरह से कार्बन की बात करें, कार्बन का प्रथम कार्बनिक यौगिक जो होता है वो मेथेन होता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन मेथेन गैस जो होता है वो दलदली स्थानों पर जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसके सड़ने गलने से जो होता है वो मेथेन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। और साथ साथ मेथेन गैस फायर डैम्प भी कहते हैं। मेथेन गैस जो होता है इसको फायर डैम्प भी कहते हैं, नम अग्नि। क्यों, क्योंकि ये नम अग्नि इसलिए कहलाती है क्योंकि जब ये वायु के संपर्क में आती है तो थोड़ा थोड़ा क्या होती है, जब इसको जलाया जाता है तो फायर डैम्प मतलब अग्नि की जलने की तरह थोड़ा थोड़ा क्या करती, आवाज देती है, ठीक है। तो यहाँ CH4 बात करें अगर CH4 की, तो कार्बन के बायोकोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन के बायोकोष में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो 2 और 4 कर दें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के संयोजी कोष या बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के संयोजी कोष या बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन ले लें तो हाइड्रोजन के बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के परमाणुओं से क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। कुछ किस तरह से सहसंयोजक बंध बनाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। कार्बन सभी हाइड्रोजन के एक एक परमाणु के साथ जाकर के कार्बन का 4 अपना और 4 लिया हुआ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन साझा किया वो इतने इलेक्ट्रॉन का अपने पास साझेदारी कर लेगा। उतने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर करेगा हाइड्रोजन तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। उसी तरह से ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये साझेदारी कर लेगा। ये भी वाला हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, ये भी वाला हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से साझेदारी से जहां जहां 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है वहां पर क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। जहां जहां 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाई वहां पर क्या दिखाई देंगे, सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। अब ये CH4 का जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार अपना बंध बनाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या। तो सहसंयोजी यौगिकों के जो भौतिक गुण है, फिजिकल सिंथेसिस में क्या होता है कि गलन, क्वथन, विद्युत चालकता इत्यादि क्या होती है ना। तो अगर बात करें सहसंयोजक यौगिकों के, तो अगर सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक यौगिक जो भी होगा उसके जो गलनांक और क्वथनांक होंगे बहुत कम होते हैं। अब बात आती है गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, तो समझ लीजिए गलनांक और क्वथनांक क्या है। गलनांक का मतलब होता है ताप, और क्वथनांक भी एक ताप है, एक प्रकार का ताप। जब किसी पदार्थ को आप क्या करते हैं, उसको ताप देते हैं या ठंडा करते हैं या गर्म ऐसे कर, जब हम लोग क्या करते हैं किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को हम लोग क्या करें, गलाएं। गलेगा कब, जब उसको ताप देंगे तब। जब पदार्थ को हम लोग गलाते हैं तो गलाते समय ऐसा ताप होना चाहिए, वह निश्चित ताप जिसपे पूरा का पूरा ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे गलनांक बोलते हैं। किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस पर पूरा का पूरा ठोस किसमें, द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे गलनांक कहते हैं। और किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस पर पूरा का पूरा द्रव वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो अगर कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे, हम गलन कराएंगे तो बहुत निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक कार्बनिक यौगिकों का बहुत निम्न होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि गलनांक और क्वथनांक कार्बनिक यौगिकों का क्यों निम्न होता है, इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई पदार्थ आपस में जुड़ते हैं
तो उनके बीच अंतरा आणविक बल होता है, और अंतरा आणविक बल यदि कमजोर है तो गलनांक कम होगा, और यदि मजबूत है तो गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं उन सहसंयोजक यौगिकों के बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और उनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत कमजोर होते हैं, जिसके कारण उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। लेकिन अगर बात करें वहीं पर हम लोग किसी वैद्युत संयोजक यौगिक की, तो वैद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुण, ठीक है। वहीं दूसरी बात करें कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं कुछ। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्यों? कारण होना चाहिए। कारण ये है कि सहसंयोजक यौगिक में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी के नाते इसमें जो होता है वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि विद्युत की चालकता के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाए। और जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें उनके आयनों में टूटने के कारण, अगर कोई भी सहसंयोजक यौगिक आयनों में टूटता है तो, लेकिन अगर वो आयनों में नहीं टूट रहा है तो विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन अगर से देखें उसमें कोई विद्युत अपघट्य ना मिला है तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक उसमें विद्युत के कुचालक, है ना, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए। आइए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब इसमें क्या क्या प्रकृति होती है ना। ये जैसे इसमें 3 तरह की सर्वोत्मुखी प्रकृति है। पहला क्या होता है? कार्बन में श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन श्रृंखलन का मतलब ये होता है कि कार्बन परमाणु जो होता है एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन परमाणु जब एक, है ना, एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ये खुली हुई श्रृंखला का निर्माण करते हैं और साथ साथ का बनाते हैं। ये खुली हुई श्रृंखला का निर्माण करते हैं और साथ साथ मिनिमम 3 कार्बन के साथ या अधिकतम चाहे जितने भी कार्बन के साथ ये मिल करके क्या करते हैं? बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और यही जो श्रृंखला होती है, इनकी विभिन्न प्रकार की श्रृंखला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं, है ना। दूसरी चीज होती है इसमें कार्बन में श्रृंखलन के साथ साथ बहुल बंध बनाना। बहुल बंध बनाना क्या है? कार्बन जो होता है कि बहुल बंध बनाता है। बहुल बंध का मतलब क्या है कि ये एकल बॉन्ड भी बनाता है, द्वि बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है ना। अगर देखा जाए तो ये कार्बन जो है, कार्बन के जो परमाणु है वो कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है कहीं कहीं, और ये डबल बॉन्ड दो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये जो क्या है, ये कार्बन के बीच क्या है, बहुल बंध बनाने की क्या होती है? प्रकृति होती है। तीसरी बात अगर करें तो कार्बन में बहुल बंध के बाद चतुस्संयोजकता एक होता है। चतुस्संयोजकता क्या है कि कार्बन का अगर हम लोग परमाणु क्रमांक देखें 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 आएगा। चतुस्संयोजकता, ये 4 संयोजी कार्बन ही ऐसा परमाणु है जो क्या करता है? 4 संयोजकता, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। और पहले ही मैंने बताया 4 संयोजकता ऐसा नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो ले सकता है। ये आयनिक यौगिक ऐसे ही नहीं बनाता कार्बन। कार्बन हमेशा क्या करता है? कार्बन हमेशा सहसंयोजक यौगिक बनाता है, और कम से कम इसके पास अधिक से अधिक जो कार्बन परमाणु है वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक साथ कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वोत्मुखी प्रकृति, चतुस्संयोजकता। आगे सीखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हम लोग सीख रहे हैं, देखिए इसमें एक शब्द है हाइड्रोकार्बन। बात समझिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या हाइड्रोजन कार्बन जिसमें नहीं पाए उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं। देखिए जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, है ना,
कार्बनिक यौगिकों में यदि हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणु अगर उपस्थित है उससे तो हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न होते होगा कार्बनिक यौगिक ही, लेकिन उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोलते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बन का हमें नामकरण सीखना, उसके साथ साथ हम लोग इसमें क्रियात्मक समूह जो होंगे, विभिन्न क्रियात्मक समूह और मूलक अभी हम आपको परिभाषित कर देंगे कैसे करते हैं। विभिन्न क्रियात्मक समूह और मूलक को जोड़ करके हम लोग परिभाषित करेंगे कि ये क्या है ना। तो अगर बात करें हाइड्रोकार्बन का नामकरण, तो नामकरण इसका दो तरह का है ना। देखिए हाइड्रोकार्बन का नामकरण अगर आप आगे की कक्षा में जाएंगे, कक्षा 10 का है, थोड़ा सा सामान्य परिचय है, हम लोग हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं। एक हम आपको पूरी वीडियो दे देंगे कि नामकरण कैसे करें, है ना। नामकरण की एक पूरी वीडियो देंगे जिसमें आपको बहुत ही इजी स्टेप में समझ में आ जाएगा कि हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करें। तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए आपको कुछ सूत्र देंगे, लेकिन एक सामान्य हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि हाइड्रोकार्बन, हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं कि हम एक बात बताते हैं। दरअसल बात यह था कि एक कार्बनिक चैप्टर में एक सिद्धांत था, जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। और वाइटल फोर्स थियरी में ये कहा गया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं ये बनाए नहीं जा सकते, प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। और इसने किसने कहा था? वर्जिलियस एक ऐसा वैज्ञानिक था, रसायनज्ञ कहिए या वैज्ञानिक कहिए, वो उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, है ना। ये किसी रहस्यमयी शक्ति से प्राप्त होते हैं जिसे वाइटल फोर्स थियरी नाम दिया गया। लेकिन बाद में होलर जैसा एक सनकड़ी जिसे कह सकते हैं, वो सनकी आया और सनकी ने क्या किया, हाइड्रोजन साइनेट को लेकर के और अमोनिया को लेकर के प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया, है ना। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इतना कार्बनिक यौगिक बना दिया कि एक कार्बनिक यौगिक का किताब ही अलग हो। आज लगभग हजारों कार्बनिक यौगिक हैं अलग अलग प्रकार से, जिनका अगर संख्या अगर बात करें तो अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, अनंत नहीं कह सकते लेकिन अनकाउंटेबल कह सकते हैं। तो अगर कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो इसमें क्या है, संख्या बढ़ जाने के आधार पर एक सिस्टम बनाया गया कि किस सिस्टम के आधार पर हम इनका नाम जान आसान हो जाए, है ना। तो इनका नाम आसान बनाने के लिए एक तो होता क्या है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम है, जैसे हम लोग कहते हैं घुरहू, निरहू, पतवारू, है ना। ये सब नाम क्या होते हैं, पिंटू, चिंटू, रिंकू। लेकिन कभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम जो हम लोग जब किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो विद्यालय में एडमिशन के समय हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कुछ अच्छा वाला रखते हैं। जैसे कोई होगा, कोई है, कोई किसी बच्चे का नाम क्या है, राज है, किसी बच्चे का एक अच्छा नाम विकास है, किसी बच्चे का नाम है विवेक है ना, किसी बच्चे का नाम धनुष है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि बच्चे जो है अपना एक नाम रखते हैं जो सार्थक होता है, और एक होता है निरर्थक, जो लोग गरुआ भाषा में घर पर बुलाते रहते हैं। वो अपने से, उनके कुछ बच्चों का तो नाम उनके गुणों के आधार पर बन जाता है। वैसे कार्बनिक यौगिक भी हैं, कार्बनिक यौगिकों में भी कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका नामकरण क्या होता है, उनके गुणों के आधार पर रख दिया गया है। तो बच्चों का, जैसे हम लोग किसी बच्चे का कान खराब है कनवा कह देते हैं, आँख फूटा तब वो कनवा कह देते हैं, है ना। तो अनरा कह देते हैं, और गुड़ टूटा है तो लंगड़ा कह देते हैं। तो ये क्या है, एक नेचर है, नेचर के आधार पर कुछ नाम कह देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे अनुसार। जो भी लोग हैं प्रकृति में, अगर प्रकृति के साथ, प्रकृति में अगर कोई भी है तो उसको एक सम्मानजनक शब्द कहना जरूरी होता है, ताकि उसको भी ऐसा न लगे कि हमको कोई अपमानित कर रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसी को अपमानित न किया जाए, और आपसे भी प्रयास करेंगे। एक शब्द, अच्छा शब्द आया जिसे दिव्यांग कहते हैं, तो दिव्यांग अच्छा शब्द लगता है, उसको यूज करना चाहिए। और किसी का अगर नाम आप बिगाड़ते हैं तो हो सकता है बदले में वो आपका भी नाम बिगाड़ दे, क्योंकि वो खुश नहीं रहेगा, वो नाराज होगा तो आपका भी नाम बिगाड़ देगा, है ना। जैसे कोई कहेंगे कार्य कनवा तो कार्य टेपरा, कार्य बहिरा, तो नाम रख देगा, तो आपका भी कोई ना कोई नाम पड़ जाएगा। इसलिए आप किसी का नामकरण न करें, उसका जो अच्छा नाम हो वो भी जाने। तो कार्बनिक यौगिक में भी कुछ ऐसे हैं
जिसमें कार्बनिक यौगिक में अगर बात करें तो कार्बनिक यौगिक में एक देखा जाए तो एक साधारण नाम है और एक है आईयूपीएसी नाम। हम लोग आईयूपीएसी नाम की करेंगे। ट्रिवियल सिस्टम में नामकरण कैसे करते हैं इसका हम एक अलग वीडियो आपके लिए बना देंगे। आईयूपीएसी में एक अलग वीडियो आपको बना देंगे। एक छोटा सा हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र का अगर सूत्र है और कुछ नियम है, अगर उसका फॉलो कर लें तो आप सादे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर लेंगे, है ना। तो किसी अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बता देंगे, लेकिन हम शुरुआत थोड़ा सा आपके सिलेबस में है तो इस पर चर्चा कर देते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करें। देखिए आईयूपीएसी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संघ का विशुद्ध एवं निर्धारित रसायन, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संघ का विशुद्ध एवं निर्धारित रसायन। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये बताया गया एल्क, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एल्क को हम एल्क का बार बार यूज करेंगे। एल्क का अर्थ क्या होता है? एल्क क्या होता है? एक है नंबर ऑफ कार्बन और उसका एल्क नाम। एक कार्बन हो सकता है श्रृंखला में 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8, 9, 10, किसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चाहे जितनी भी हो। जैसे अब आगे इसलिए बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जब साबुन का सूत्र देखेंगे C17H35COO या C17H35COO, मतलब C17 कार्बन 17 कार्बन कितनी है? 17। तो कार्बन की संख्या अगर इसमें 17 है तो हमें जानना होगा। देखते हैं, एक कार्बन को देखा जाए तो एक कार्बन को बोलते हैं मेल। केमिस्ट्री में इसका नाम रखा गया एल्क नाम मेल। और 2 कार्बन का नाम रखा गया, 3 कार्बन का नाम रखा गया प्रो, 4 कार्बन का नाम रखा गया ब्यूट, 5 कार्बन का नाम रखा गया फ्रेंड और 6 कार्बन का नाम रखा गया। उसी तरह से एच, एफ, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक इत्यादि, है ना। तो हमें जितनी आवश्यकता है, कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता है, जिसमें से हम लोग देखते हैं नामकरण कैसे करें। देखिए इसमें आपको सबसे पहले देखा जाएगा, ठीक है, एल्केन। एल्केन एल्केन स्टार्ट करें। एल्केन क्या है? देखिए एल्केन को बोलते हैं एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन, एल्क इंग्लिश में लिख देते हैं एल्क प्लस एल, इसका हम लोग यूज करेंगे एक प्लस एन। एन क्या होता है? देखिए जब भी नाम जो होता है, नाम पद्धति ये कहती है कि किसी भी चीज का, देखिए जैसे नाम पद्धति ये कहती है, मान लिया जाए कि हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद है ना, तो हमने कहा श्री रामनाथ कोविंद, है ना। एक बात कहा हमने श्री रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद में अगर देखा जाए तो कोविंद जो शब्द है और रामनाथ शब्द है और श्री जो शब्द है, रामनाथ शब्द ही पहले उनका नाम श्री नहीं पड़ा था, न ही कोविंद पड़ा था, उनका नाम क्या पड़ा था? रामनाथ। रामनाथ को बोला जाता है मूल शब्द। मूल शब्द को बोलते हैं इंग्लिश में रूट वर्ड, इसको बोलते हैं रूट वर्ड, है ना। तो रूट वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। रूट वर्ड के बाद एक जातीय शब्द या सूचक लगाते हैं हम लोग दूसरा, है ना। और जो नाम के आगे लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अर्थात जब नामकरण करते हैं तो हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो रूट वर्ड में जो देखा जाए तो एल कार्बन की संख्या जो है एल के नाम पर 1, 2, 3, 4 जो भी है उससे हम लोग निर्धारित कर देंगे कि रूट वर्ड क्या है। तो इसका एल्केन का एक सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, है ना। n मतलब संख्या, n का मतलब संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना।
तो एल्केन क्या, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एकल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्केन श्रेणी का सदस्य कहलाता है ना। अब इनके यौगिकों की बात करें, अगर एक रखेंगे तो CH4, दो रखेंगे तो C2H6, तीन रखेंगे तो C3H8 है ना, चार रखेंगे तो इसमें C4H10 आएगा। ठीक, अगर इनका नाम करें तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ, दो कार्बन का नाम होता है एथ, तीन कार्बन का नाम होता है प्रो, चार कार्बन का नाम होता है ब्यूट। अगर इनके साथ एन जोड़ दें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है ना। इस तरह से हम लोग किसी रूट वर्ड के साथ क्या करते हैं, अगर वो सामान्य श्रृंखला है तो उस समान श्रृंखला का नामकरण हम लोग कर लेते हैं। ये सब किस। दूसरी चीज, ये चीज ध्यान रखिएगा, मेथेन CH4 में इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर। अगर C2H6 की बात करें तो इसकी दो कार्बन की श्रृंखला है और कार्बन का कितना, 4 बॉन्ड होता है। देखिए कैसे, ऐसे अगर इस कार्बन को ढक दें तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इसको ढक दें इस कार्बन का 4 है ना, तो ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो जाते हैं। और जहाँ खाली स्थान है वहाँ हाइड्रोजन भर दिया जाता है, जहाँ खाली स्थान है वहाँ हाइड्रोजन भर दिया जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं श्रृंखला कुछ इस तरह से मिलेगी और कहीं ना कहीं श्रृंखला इस कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ तो CH3 CH3 भी मिल सकता है आपको। तो आप तभी भी उसको क्या समझेंगे, C2H6 और से क्या बोलेंगे, एथेन। उसी तरह से एक और हम आपको समझा देते हैं कि कहीं पर अगर 3 कार्बन की श्रृंखला देखें तो 3 कार्बन, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हम पूरा कर देते हैं, इन दोनों को ढक दें तो इसका भी 4 बॉन्ड पूरा कर, इन सबको ढक दें इसका भी 4, और खाली स्थान पर हम लोग क्या भर देंगे, हाइड्रोजन भर देंगे। खाली स्थान पर हाइड्रोजन जब आप भरेंगे तो हाइड्रोजन भरने के बाद देखेंगे तो ये किसका, प्रोपेन का एक विस्तार स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ कार्बन की 3, हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना, तो इसकी जो संरचना ऐसे ऐसे या डायरेक्टली ऐसे। तो आप क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का एक सामान्य श्रृंखला इस तरह से बना लेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग पता करें कि किसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्केन हो गया, आगे एल्कीन। उसी तरह से एल्कीन क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन के विथ वन का मतलब एक को डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड है ना। तो एल्कीन डबल, एक से अधिक भी पाया जाएगा तो उसका नाम बदल जाता है थोड़ा सा है ना। जैसे अगर 2 होगा तो डाईईन, ट्राईईन, टेट्राईन है ना, ऐसे बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ अगर हम बात करें तो अगर एक है, एक यौगिक पाया जाता है तो इसमें एक श्रृंखला आप बना सकते हैं। श्रृंखला अगर हम बनाए तो यहाँ बनेगा दो, कम से कम 2 कार्बन लेना पड़ेगा, C2H4 मिलेगा, 3 लेंगे C3H6 मिलेगा, 4 लेंगे C4H8 मिलेगा, 5 लेंगे तो C5H10 मिलेगा। अगर नामकरण करें तो इसका नाम होता है एल्क प्लस इन, डबल का नाम होता है इन। इन का हम लोग लोकेट लिखते हैं कि लोकेट करते कहाँ है, लेकिन हम एक सामान्य नाम बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर सामान्य नाम में 2 कार्बन को क्या बोले थे आप, एक बोले थे, 3 कार्बन को क्या बोले थे, प्रोप बोले थे, 4 कार्बन को क्या बोले थे, ब्यूट, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और साथ में सबके साथ सफिक्स जो है इन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन है ना। एथीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन और पेंटीन। इस तरह से इस कार्बनिक यौगिक में एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का नामकरण आप कर ले। ये एल्कीन हो गया। अब देखते हैं एल्काइन। एल्काइन देखते हैं हम लोग। एल्काइन क्या है, एल्काइन में अगर देखा जाए तो एल्काइन में कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए है ना, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है ना। CnH2n- कम से कम ये 2 कार्बन से स्टार्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जोड़ लें, ऐसा नहीं करेंगे, हम श्रृंखला बनाने जा रहे हैं जो सूत्र का फॉलो करे। तो सूत्र क्या है हम लोगों का, यहाँ CnH2n-2 नाम जब लिखेंगे तो एल्क का नाम वही रहेगा, जोड़ देंगे है ना, अर्थात सफिक्स इसका क्या होता है। अगर सूत्र बनाए इन सबका, इनका अगर आप सूत्र बनाते हैं जैसे 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो C2 2 दूना 4 में से 2 जाएगा C2H2, C3H 3 दूना 6 में 2 जाएगा 4, C3H4, C4H6 मिलेगा, C5H
8 मिलेगा, है ना। 5 दूनी 10 में हो जाए 8। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 3 कार्बन का बनाना, ऐसे 3 कार्बन बना लीजिए, कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए। अब यहाँ से एक बॉन्ड इसको चाहिए, 3 बॉन्ड इसका, एक इसका पूरा, या 4 बॉन्ड यहाँ बना दीजिए। अगर हाइड्रोजन को भर दें यहाँ पर तो यहाँ 1 हाइड्रोजन भरेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन भर जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गया और 4 क्या हो गया। और इसी तरह से हम लोग इसकी श्रृंखला आगे बना सकते हैं। आगे देखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद हम लोगों को देखना एल्कोहल। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को एल्कोहल देखें, एल्कोहल का नामकरण कैसे करें, तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल में जब कभी कोई क्रियात्मक समूह, अभी हम बताएंगे क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, किसी विशेष गुण को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो एल्कोहल क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह पाया जाए, OH परमाणुओं का क्या समूह पाया जाए, उससे क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल के नामकरण में हम लोग एल्क लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे, लेकिन अंत में उसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल लिखेंगे। और आपके सिलेबस के अनुसार सिंगल बॉन्ड का ही हम लोग देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर है तो जैसे मेरे कहने का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन के परमाणु, एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 है, अगर उसमें एक OH अगर एक हाइड्रोजन करके OH बनाया जाएगा तो +1 और एक तो क्या हो जाएगा OH। तो ये सूत्र हो गया CnH2n+1, एक हाइड्रोजन परमाणु के OH से विस्थापित करने के बाद ये सामान्य एल्कोहल का एक सूत्र हो गया CnH2n+1 OH, है ना। अगर इस सूत्र में और भी सारे हो सकते CnH2n का होल बढ़ा सकते हैं OH, है ना। हम एक OH की बात करें और एक OH हमारे किनारे पर कहीं लगा है, तो इसका अगर सूत्र देखेंगे तो एक कार्बन पर CH3OH होगा, 2 कार्बन पर C2H5OH होगा, 3 कार्बन पर C3H7OH होगा, 4 कार्बन पर C4H9OH होगा। अगर नाम की बात करें तो नाम अगर लिखना है इसका सामान्य, हम सामान्य नाम ही बता रहे हैं। सामान्य नाम की बात करने का मतलब है कि OH हमेशा कहाँ पर है, किनारे पर है। तो अगर OH किनारे पर है तो नाम अगर लिखेंगे, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, है ना। और एनाल जोड़ देंगे, N+R, है ना, एनाल तो हो जाए मेथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, और इसको जोड़ेंगे एनॉल तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह से ऑल शब्द, इसका सफिक्स जो होता है एल्कोहल का ऑल होता है ना। ऑल शब्द यूज करके हम लोग यूज कर लेंगे कि क्या इसका नाम होता है। आगे देखते हैं, एल्कोहल के बाद है, एल्कोहल के बाद आपको देखना एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड का सूत्र देखते हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है, एल्डिहाइड ऐसा परमाणु या परमाणु CHO परमाणु का समूह, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये जिसमें CHO पाया जाता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और एल्डिहाइड का सफिक्स, और अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे और कार्बन की संख्या को एल्क बोलेंगे। कुल मिलाकर के ये होता है एल्केनॉल, है ना। इसका जब नामकरण करते हैं तो इसका नाम होता है एल्केन। और इसकी सामान्य सूत्र की बात करें, अगर एक CHO एल्कोइन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है तो यहाँ ये बनता CnH2n CHO, है ना। ये बनता क्या CnH2n CHO, और CnH2n CHO जब ये बनाता है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अगर एक रखें तो CH3CHO बनता है, 2 रखें C2H5CHO बनता है, 3 रखें तो C3H7CHO बनता है ना, 4 रखें तो C4H9CHO बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन की संख्या गिनेंगे, अगर 0 रख दें तो एक बन जाता है CHCHO। इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, तो साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड ये क्या है, साधारण नाम है। हम लोग नाम अगर देखें बहुत मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, तो आप उसको जरूर यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, इसको ब्यूट। इसी तरह 4, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंट, है ना। और एन और अल शब्द अगर जोड़ेंगे
अल CHO मानते हैं कि ना पर इसमें जोड़ेंगे तो प्रोपेनल, ये होगा ब्यूटेनल, है ना, और ये होगा क्या पेंटेनल। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होगा। आगे देखते हैं, एल्डिहाइड है और भी सारे यौगिक हैं, हो सकता है कि इसमें क्लोरो क्लोरो ब्रोमो भी पाया जाए। तो होता क्या है कि एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में अगर FCl Br फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो, है ना, ऐसे कुछ परमाणु होते हैं जो प्रीफिक्स में जाते हैं, आगे लिखा जाता है, जो सदैव प्रीफिक्स में जाते हैं। लेकिन क्रियात्मक समूह भी पीछे जाते हैं। क्रियात्मक समूह पीछे कब जाते हैं? जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह किसी एक ही यौगिक में पाया जाता है। तो एक होता है पीरियाडिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पीरियाडिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अनुसार उसी को हम लोग सफिक्स में लिखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर उसका सफिक्स लिख लेते हैं। और यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित है तो उनको ले जाकर के हम लोग डाल देते हैं, उनको प्रीफिक्स में डालते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे लिखें। प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल नाम का जो पहला अक्षर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर पहला अक्षर दो लोगों का आपस में मिल जाए तो सेकेंड अल्फाबेट को देखते हैं, उसमें से जो पहले आता है उसी तरह से आगे कर लेते हैं, उनके क्रम में अल्फाबेटिकल क्रम में निर्धारित कर लेते हैं। और कभी भी प्रीफिक्सों को लिखते समय हमेशा लोकेंट की आवश्यकता होती है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम कौन सा सूत्र का उपयोग करें। देखिए, एक सामान्य सूत्र है जिसमें से आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम रूट वर्ड खोजिएगा। रूट वर्ड खोजने के लिए आवश्यक होता है कि आप जाने कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अगर आपको ये पता चल गया कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, किसी भी कार्बनिक यौगिक में सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो मानी जाती है कि ये लॉन्गेस्ट चेन। चेन कैसे निर्धारित करें? लॉन्गेस्ट चेन निर्धारित काउंटिंग करेंगे एक सिरे से अंतिम सिरे तक, लेकिन उसमें भी दो नियम होते हैं, लोएस्ट स्टेट ऑफ रूल लोकेंट रूल, और एक होता है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, है ना। तो ये सारी चीज़ों की चर्चाएं हम लोग आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे हम आपको चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन एक सूत्र में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो सूत्र क्या है। सूत्र में हमेशा आप पूर्व लग्न खोजिएगा, जिसे प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स, और एक चीज रूट वर्ड खोजिएगा जो कार्बन की संख्या पर आधारित होगा, एक सफिक्स खोजिएगा। देखिए, होता क्या है कि सफिक्स जो हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की संख्या यदि अधिक है तो आप डाई इनको लोकेट करेंगे, इसका लोकेंट लगा देंगे, है ना। और लोकेंट के साथ साथ इनका डाई लोकेंट जितनी होगा उसकी संख्या पर डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि आप लगाएंगे, है ना। उसी तरह से प्रीफिक्स जब लिखेंगे तो प्रीफिक्स में भी होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है। और इनको अल्फाबेटिकल में ऑर्डर लिखते समय अगर एक प्रीफिक्स की संख्या एक से अधिक बार है तो उसके सामने हम लोग डाई ट्राई टेट्रा या पेंटा लगा करके आगे नामकरण कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे समझना हम लोगों को हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बन जो भी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 हुआ, C2H4 हुआ, C3H8 हुआ, है ना। ये सारे क्या है? कोई भी कार्बनिक यौगिक लिया, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कार्बनिक यौगिक ये है, साइक्लोहेक्सेन हुआ, या लिख दें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बेंजीन जिसे बोलते हैं, है ना। ये सब के सब क्या कार्बनिक यौगिक जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो बांटा गया हाइड्रोकार्बन को दो भाग। हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके दो भाग क्या, हमने बताया था कि जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो कितनी तरह से होती है? एकल बॉन्ड की श्रृंखला होती है। एकल बॉन्ड, अगर कार्बन और अन्य परमाणुओं के बीच या हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एकल बॉन्ड पाया जाता है
उसे संतृप्त हाइड्रोजन, सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन जहाँ कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन श्रृंखला में पाया जाए तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें से एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों असंतृप्त कहते हैं, संतृप्त क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे रोटी, अगर दो बच्चे हों आपस में रोटी खा रहे हैं, एक एक रोटी दोनों को मिल जाए तो खुश रहे, लेकिन एक रोटी दीजिए और दोनों को खाने को कहिए तो उसी में से तोड़ के खाएं, है ना। और जब तोड़ के खाएंगे तो वो सोचेगा हमको पूरा नहीं मिलेगा, वो सोचेगा हमको पूरा मिलेगा, तो ना संतुष्टि लगभग नहीं मिलती है। जब एक पूरा पैकेट किसी को मिलता है खाने के लिए तो वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसी पैकेट में बंटवारा कर देंगे तो संतुष्टि कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन में इसी तरह से होता है। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता, आप ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है जो टूट सकता है, इसीलिए ये संतुष्ट नहीं होता। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, और दोनों पाई बॉन्ड और भी क्या होते हैं, मजबूती कम कर देते हैं अर्थात सक्रियता इनकी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। आगे देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। इसको आप प्रकार्यात्मक समूह या कहते हैं इसे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ऐसा समूह होता है जो तत्व या परमाणु का ऐसा समूह होता है जिसे हम लोग उसके विशेष गुण, जिसके द्वारा वो यौगिक या पदार्थ क्या करता है, किसी विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात जैसे मैंने कहा कहीं OH पाया जाएगा तो एल्कोहलिक होगा, अगर कहीं आप देखेंगे कि CHO पाया जाएगा तो ये एल्डिहाइड होगा, और ये अगर कहीं C डबल O जाएगा तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। तो ये क्या है, OH ये क्रियात्मक, CHO क्रियात्मक समूह, OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। उसी तरह से क्रियात्मक समूह NH2 भी होता है, कहीं एमाइड भी होता है ना, NH2 पाया जाता है। तो इस तरह से तत्व या परमाणु कैसे समूह जो क्या करते हैं, किसी विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मैंने आपको बता दिया। अब आप देखते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है ना। सजातीय श्रेणी देखिए, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एक ही अणुसूत्र से बने हुए कार्बनिक यौगिकों को, किसी एक ही अणुसूत्र से बने हुए कार्बनिक यौगिकों को क्रम से अगर रखा जाए तो उनकी से जो श्रेणी बनती है वो सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे एल्केन का है, एल्केन का सूत्र हम लोग जानते हैं CnH2n+2, या एल्कीन का जानते हैं CnH2n, या एल्काइन का जानते हैं CnH2n-2, या एल्कोहल का जानते हैं हम लोग CnH2n+1OH। अगर अणुसूत्र सेम रखें तो यहाँ अगर हम लोग n की संख्या रखें तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, है ना। यहाँ पर रखें तो C2H2, C2H4, C3H6, C4H8, है ना। यहाँ रखें C3H4, C4H6, C5H8, है ना। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो C2H4, 3 रखेंगे तो C3H6 होगा, 4 रखेंगे तो C4H8 होगा, 5 रखेंगे C5H10, है ना। यहाँ रखेंगे 3 तो C3H4 होगा, 4 रखेंगे तो C4H8 6 होगा, है ना। 5 रखेंगे तो C5H8 होगा, है ना। यहाँ एक रखेंगे तो CH3 7OH होगा, C4H9OH होगा, है ना। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये श्रेणी बनी हुई है किसी एक ही अणुसूत्र से बने हुए कार्बनिक यौगिकों को अगर श्रेणी में रखा जाए तो ये कहलाता है सजातीय श्रेणी, है ना। अगर यहाँ से इनका अंतर देखेंगे कि इन दोनों
CH2 का अगर हम लोग अणुभार देखें तो 14 आता है। तो कार्बनिक यौगिकों की एक विशेषता है कि इनके परमाणुओं का अंतर CH2 का होता है, किसी भी देखेंगे तो CH2 का अंतर होता है और इनके परमाणु भार में अंतर 14 का होता है ना, और ये विशेष क्रम में क्या किए जाते हैं, सजाए जाते हैं। ठीक, वही है। अब आगे हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म, अर्थात इसके रासायनिक गुणधर्म क्या। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कार्बनिक यौगिकों में दहन। दहन मैंने पहले ही बता दिया था, ऑक्सीजन से क्रिया, और ऑक्सीजन से जब भी क्रिया होती है किसी पदार्थ की तो उसका अर्थ होता है जलना, है ना। चलिए देखते हैं दहन कैसे होगा। तो आइए हम लोग दहन करा के देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का दहन कैसे होगा। देखिए कार्बनिक यौगिक हैं, जब भी हम कार्बनिक यौगिकों का दहन कराते हैं, कार्बनिक यौगिक कोई कार्बनिक यौगिक होगा, जैसे कार्बन है या कार्बनिक यौगिक है, कंपाउंड है, इस कंपाउंड है, इसका दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे हमेशा CO2 उष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। उष्मा और प्रकाश क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि उष्मा और प्रकाश कैसे बाहर निकले, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हम सबसे पहले कार्बन को ही देख लेते हैं। कार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं तो कार्बन को जलाने पर कार्बन जल करके CO2 में बदल जाता है और साथ साथ क्या देता है, उष्मा और प्रकाश देता है। उष्मा और प्रकाश का जब ये जलेगा उजाला देगा और साथ साथ उष्मा भी देगा, है ना। उसी तरह से जब हम लोग CH4 को जलाते हैं तो एक कार्बन जब जलेगा तो इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए और 4 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो सर 2O2 हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2H2O और प्लस देखिए H2O बाहर निकलेगा और प्लस उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश क्या होगा, बाहर आएगा। उसी तरह से C2H6 या हम लोग ये क्या है, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे मान लीजिए C2H4 हम लोग लेते हैं, इसको जलाएंगे तो होता क्या है, थोड़ा सा अंतर दोनों के जल निकलेगा CO2 प्लस H2O ही, है ना। यहाँ पर अगर देखें C2 है तो 2 कार्बन ले लेते हैं, ठीक, S4 2H2O तो 2 4 4 2 6 तो 3 2 6, है ना। तो यहाँ उष्मा और प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा। उष्मा और प्रकाश जहाँ बाहर निकल रहा है तो होता क्या है, दरअसल जब हम लोग संतृप्त कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन अगर आप वहीं कहीं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो पूर्ण रूप से दहन इसका नहीं होता है। संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण रूप से दहन होता है, लेकिन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, जिसके कारण ये जब जलते हैं तो हल्के पीले जो होते हैं रंग में जलते हैं और साथ साथ धुआं ज्यादा निकलता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों, है ना। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण में जैसे कहने का मतलब क्या, ऑक्सीकरण का अर्थ मैंने समझाया था, ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है कि जब कोई पदार्थ क्या करे, ऑक्सीजन को ग्रहण करे। जैसे हम लोग एक चीज लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल मतलब CH3CHOH, CH3CH2OH एक एल्कोहल का एक रूप है। जब इसकी अपक्रिया हम लोग दो तरह से दो जगह देख सकते हैं, अगर इसकी अपक्रिया हम लोग क्षारीय MnO4 लेते KMnO4 KMnO4 प्लस KOH, ये क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ग्रहण करके किसे बदल जाता है, उसी तरह से आप ले सकते हैं एसिडिक, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक K2Cr, K2Cr2O7 जो है नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन भी इसको क्या बनता है CH3C डबल। तो हुआ क्या, ये एल्कोहल ऑक्सीजन को ग्रहण करके, जो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। इस अपक्रिया में आप देख पाएंगे कि जो एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल एसिटिक एसिड दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन का त्याग भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको और ऑक्सीजन को ग्रहण भी कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और साथ साथ जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो क्षारीय KMnO4 है वो ऑक्सीय कारक है, वहीं जो H2K2Cr2O7 है वो क्या है, ऑक्सीय कारक। दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और वहीं पर एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीय कारक। जो ऑक्सीजन, फिर सुन लेते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो ऑक्सीय कारक, या जो हाइड्रोजन का त्याग करता है। इसके विपरीत अपचयन का भी हम पिछले चैप्टर में आपको ऑक्सीकरण अपचयन का डेफिनेशन बताया था, अगर नहीं देखा था आप फिर एक बार देख लीजिए। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता या ऑक्सीजन को निकालता हो, उसका क्या होता है, अपचयन। अब आगे देखते हैं हम लोग संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया को बोलते हैं योगात्मक। योगात्मक अपक्रिया क्या है, जो भी संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो योगात्मक अपक्रिया। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अपने जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड, और किसी दूसरे परमाणु को जोड़ करके उसको एकल बॉन्ड में बदल करके या सिग्मा बॉन्ड में बदल देते हैं। देखते हैं हम लोग संकलन अपक्रिया कैसे होती है। जैसे हम लोग बात करें कि कोई भी अगर कोई अपक्रिया ऐसी है, योगात्मक अपक्रिया की हम बात करें, कोई अपक्रिया ऐसी है जो असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब उसमें क्या है, उसमें अगर देखा जाए तो डबल, तो इस परमाणु, कोई परमाणु ऐसा है जैसे अगर हाइड्रोजन क्या करा रेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, रेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका योग होगा, है ना, ये साझी का बांड टूट जाता है। बांड टूटने के बाद इसमें जो भी परमाणु लगे हैं परमाणु लगे रहेंगे, कार्बन इस तरह से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेते हैं, है ना। ये क्या है, अपक्रिया, ये कार्बनिक यौगिकों का एक क्या योगात्मक अपक्रिया। आप देख पाएंगे जो मार्केट में कुछ तेल मिलते हैं, उस तेल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, करके बनाया, उस तेल को हाइड्रोजनीकरण करके बनाया जाता है, और वो क्या होते हैं, संतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा का हम लोग हाइड्रोजनीकरण करके हम क्या करते हैं, असंतृप्त वसा। जैसे हम लोग घी का निर्माण करते हैं, घी का निर्माण असंतृप्त वसा, जैसे घी का निर्माण हम लोग जब करते हैं तो उसका हाइड्रोजनीकरण किसका, वसा, वसा का क्या करते हैं, और वसा जो होता है प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक। तो अधिकतर मार्केट में जो घी बिकता है वो मार्केट में कुछ घी ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं, हम ब्रांडों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन देखा जाए तो नकली घी मार्केट में ज्यादातर मिलते हैं, है ना। तो कहते हैं शुद्ध देसी गाय का घी, लिखा रहता है शुद्ध देसी गाय का घी, लेकिन शुद्ध नहीं रहता है। अब वो क्या रहता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ तक भी आपको बता सकता हूँ कि वसा, जो भी वनस्पत तेल होता है, वनस्पत तेल का ही हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, जिससे हम लोग वनस्पत घी में बदल लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि घर का जो घी मिले, दूध, जो घर का दूध हो, दही जमाए, दही जमाने के बाद जो साड़ी निकलती है उससे अगर दूध, उस साड़ी दही जमाने के बाद साड़ी निकलती है उसको लोग मत करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन को पुनः गर्म करके घी निकाला जाता है, तो सबसे शुद्ध घी होता है। बाजार का घी जिसे नकली ही माना जाता है वो सच शुद्ध नहीं है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या, मैंने बताया था कि जब कोई परमाणु, हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़े थे प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या, जब कोई परमाणु एक दूसरे परमाणु को क्या करे, कि द्वारा किसी परमाणु या यौगिक में कोई दूसरा परमाणु क्या हो आकर के जुड़ जाए, किसी परमाणु या यौगिक में कब जब कोई दूसरा परमाणु आकर के जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। आज देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक यौगिक के
एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे देखा जाए क्लोरीन जो है, जैसे मीथेन की अभिक्रिया अगर हम लोग देखें, मीथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराया जाए Cl2, है ना, मीथेन की अभिक्रिया अगर हम लोग क्लोरीन से कराएं तो ये उत्पाद देता है विचनी। विचनी का मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और ये देता है CH3Cl, है ना, और प्लस HCl, और HCl को निकाल दें तो ये पुनः CH3Cl अगले Cl2 अणु से अभिक्रिया करके क्या दे देता है, अगले Cl2 अणु से अभिक्रिया करके ये दे देता है एक हाइड्रोजन और विस्थापित CH2Cl2 उपस्थिति, और HCl को निकाल दिया जाए तो पुनः H2Cl2 जो है पुनः क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्या क्लोरीन से पुनः अभिक्रिया करके ये उत्पाद क्या Cl3, और Cl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये निश्चयता का काम करता है। Cl3 को अगर आप सूंघ लेंगे तो बेहोश हो जाएगा। पहले देखा जाए तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, इसी क्लोरोफॉर्म फॉर्म का उपयोग करते थे। क्लोरोफॉर्म को सूंघा करके लोग कहते थे मेरा ऑपरेशन होने वाला, ऑपरेशन करने से पहले इसी को सूंघाया जाता था। अगर रोगी अधिक मात्रा में सूंघ लेता था तो उसके मरने का डर रहता था, इसलिए जब भी कभी लोग सुनते थे ऑपरेशन होगा तो डर जाते थे। अब तो तमाम प्रकार के जो है रासायनिक प्रयोगों के बाद, अब आगे पढ़ेंगे आप रासायनिक अभिक्रियाएं, तो आप जानेंगे कि तमाम प्रयोगों के बाद पता चला कि जो अब जो निश्चेतक आते हैं, जितने जगह में आप निश्चित करना उतना कर दीजिए। पहले क्या था, जो ये क्लोरोफॉर्म सूंघने से पूरा शरीर जो होता है निश्चित की अवस्था में चला जाता और ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म। Cl2 और से क्रिया करके ये बनाता है CCl4, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दरअसल आगे आप ये सीखेंगे कि ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। अब हम लोगों को पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जैसे एथेनॉल है और एथेनोइक अम्ल है। एथेनॉल जैसे एल्कोहल को भी एथेनॉल बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C2H5OH। एथेनोइक अम्ल जैसे एसिड का होता है, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH को, CH3COOH को हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और एक चीज और पढ़ना हम लोगों को, साबुन, ये कार्बनिक यौगिक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं ईंधन का। ईंधन क्या होता है, ईंधन एक वह यौगिक जिसको हम लोग दहन से उष्मा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, है ना। पेट्रोल भी एक ईंधन है, कार्बनिक यौगिक भी ईंधन है, लकड़ी भी एक ईंधन, हम जो भोजन करते हैं वो भी क्या होता है, ईंधन। अब हम लोग चर्चा करते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या माफ कीजिएगा, हम लोग चर्चा करते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, तो एथेनॉल बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल भी इसी को बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है कि इसको कैसे बनाते हैं एथिल अल्कोहल को, देखिए सबसे सामान्य विधि है कि एथिल अल्कोहल बनाइए। एथिल अल्कोहल को सबसे सामान्य विधि से आप क्या करिए, गन्ने का रस लीजिए और गन्ने के रस को कहीं सड़ने के लिए रख दीजिए, किसी पात्र में रखिए और उसको सड़ा दीजिए। सड़ाने में क्या होगा, उसका किण्वन होगा, और किण्वन के पश्चात जो गन्ने का रस होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, और वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज पुनः अल्कोहल में टूट जाता है। अर्थात होता क्या है कि बनाने के लिए C12H22 कोई 11 का उपयोग कर सकते हैं। क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम है ना, जो इनका किण्वन करते हैं, और प्लस C6H12O6 अणुसूत्र होता है लेकिन संरचना से थोड़ा सा होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होता है C6H12O6 जो होता है पुनः, है ना, इनका जो एंजाइमों से
C2H5 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से C2H5। तो ये जो होता है एंजाइम की घर पर ही बनाया जाता। अब बात आती है स्टरीकरण की। स्टरीकरण क्या होता है कि जब कभी एस्टर एस्टर होता है RCOOR, जब कभी एल्कोहल और एल्कोहल को ले जा करके हम लोग एसिड से मिला देते हैं, एल्कोहल को हम लोग एसिड से मिलाते हैं, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मिला दें, तो ये देता है एस्टर। कैसे देता है एस्टर देखते हैं। जैसे हम लोग एथिल एल्कोहल ले लें C2H5OH ले लें और COOH CH3COOH ले लें, है ना। तो इसका एक निर्जलीकरण कर, इसका क्या करें निर्जलीकरण कर। कैसे निर्जलीकरण कर दें देखिए, इसका H जैसे COOH है ना, COOH और H, इनमें से COOH और H विस्थापित कर दें, अगर COOH का OH ले ले और इसका H ले ले, तो ये दे देता है CH3COO तो इसी को बोलते हैं एस्टर, अर्थात एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिल करके एस्टर का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। जल को बाहर कर देते हैं और एस्टर का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। आगे देखते हैं। वही बात करें अगर एल्कोहल की, तो ये जो एल्कोहल होता है वो जल में घुलनशील होता है। लोग जब यूज करते हैं, जब जैसे कहते हैं शराब पीने जा रहे हैं, तो जो क्या होता है शराब को लाते हैं पानी में डाल करके पीते हैं, इसका मतलब पानी में क्या होता है घुलनशील होता है और इसका एक तीक्ष्ण गंध भी होता है। और देखा जाए अगर इसको जलाएंगे तो एल्कोहल जलता है। कहीं कहीं पर एल्कोहल और पेट्रोल है ना, इसको मिला करके शुद्ध ईंधन का उपयोग मिलाया जाता है ना। हाई स्पीड जो ईंधन होते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा मिला करके हाई स्पीड है। आगे देखते हैं हम इसकी। और हमने एक चैप्टर में बताया था आपसे कि जब कोई एल्कोहल किसी क्या करता है धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है मुक्त कर देता है। हम लोग एक अपक्रिया जानते हैं, जैसे हम लोग एक अपक्रिया जानते हैं कि जब कोई क्षार जो होता है बेस की अपक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, किसी भी मेटल से कराते हैं, तो मेटल क्या करता है इसमें से और H2 गैस को मुक्त कर देता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो C2H5OH जो है, अगर इसकी अपक्रिया हम लोग सोडियम से करवा दें तो सोडियम इसका साल्ट C2H5ONA बन जाता है ना। सोडियम C2H है ना, सोडियम से अपक्रिया जब ये करता है तो C2H5ONA बन जाता है और C2H5 वो Na साल्ट का रूप होता है और H2 गैस क्या होता है बाहर निकल जाता है। वही बात करें इसके निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण क्या है, निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर करना। तो अगर मान लिया जाए कि हम लोग एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, अगर हम लोग एथिल एल्कोहल C2H5OH की अपक्रिया हम लोग इसका निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण H2SO4 निर्जलीकारक का कार्य करता है। अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला जाता है तो ये इसके जल के अणु OH और एक H टोटल H2O क्या होता है बाहर निकलता है, तो बचता है C2H4 है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं एथीन बोलते हैं। कभी अब नामकरण में आपको बताया थे C2H4 एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। इसके 2 कार्बन पर अगर रखेंगे तो C2H4 आएगा और 2 कार्बन के बाद इसका नाम क्या होगा एथीन। अर्थात जब एल्कोहल का हम लोग निर्जलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है एथीन प्राप्त होता है। वही एक कार्बनिक यौगिक है एथेनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं एस्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को बोलते हैं एस्टिक एसिड। इसका सूत्र होता है CH3COO, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल या एस्टिक एसिड है ना। ये अभी मैंने बताया एस्टरीकरण, चाहे एल्कोहल हो चाहे एसिड हो, इन दोनों का अपक्रिया पीछे अगर एस्टरीकरण की बात करें तो एल्कोहल के साथ जो इसी एसिड अम्ल इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी का ये द्वितीय सदस्य है ना। एक होता है कार्बनिक अम्ल और एक होता है एस्टिक अम्ल, या हम कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल और दूसरा होता है एथेनोइक अम्ल। ये द्वितीय सदस्य है
अगर इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग एल्कोहल से अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, और जल का और बाहर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण करते हैं। अगर एथिनोइक अम्ल की अपक्रिया हम लोग किसी क्षारक के साथ कराएं, करा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए CH3COOH है और क्षारक के रूप में हम लोग कुछ ले लें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड की जब भी कभी अपक्रिया बेस से होगी तो इसका क्या बनता है, उत्पाद बनता है, साल्ट प्लस वाटर, है ना। तो इस अनुसार ये मान लिया जाए कि हम एक बेस ले ले NaOH, तो H और OH मिल करके क्या दे देंगे, H2O दे देंगे, और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COOH, है ना। तो एक तरह से क्षारक के साथ जब भी अपक्रिया करेगा ये एसिड तो ये साल्ट और क्या देगा, उत्पाद H2O के रूप में देगा। आगे देखते हैं, हमने बताया था कभी भी एसिड की अपक्रिया किससे, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, कार्बोनेट से कराएंगे क्या होगा, कार्बोनेट से कराएंगे, या एसिड की अपक्रिया हम लोग किसी कराएं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो इसका एक सॉल्ट बनता है, और क्या बाहर होता है, कार्बन होगा। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यहाँ पर एक से सॉल्ट बाहर होगा। अब क्रिया हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग एथेनोइक अम्ल को ले लें, एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया हम लोग देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल में जैसे मान लीजिए C2 ऐसे कहें, एथेनोइक CH3COOH है, इसकी अपक्रिया हम लोग कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए NaCO3 से करा, सोडियम कार्बोनेट, तो हमें एक साल्ट मिलेगा, सॉल्ट क्या मिलेगा, और एसिड है, साथ ही एस देगा तो एक H2O यहाँ पर बाहर करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का एक साल्ट मिल जाएगा, यहाँ से एक H और इसका O, तो इसे 2 H लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये बनता है 2CH3COONA बन जाता है, 2 और इसका 2 हाइड्रोजन CO3 के एक ऑक्सीजन से H2O बना लेता है, और प्लस CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वही बात करें तो CH3COOH का इसका बाई कार्बोनेट, जैसे NaHCO3 से अगर अपक्रिया करा दें तो बाई कार्बोनेट से अपक्रिया कराने पर ये जो NaHCO3 है तो इसका OH और इसका H, है ना, इससे OH तो यहाँ जुड़ जाता है CH3COONA, अब इसका OH और H2O प्लस। अब ध्यान रखेंगे इस चित्र का हम लोग कि एसिड की अपक्रिया कार्बोनेट या एसिड की अपक्रिया जब हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो साल्ट और CO2 प्लस H2O बाहर निकलता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एथेनोइक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया आप कैसे करा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एथेनोइक अम्ल आपको मैंने बता ही दिया। अब हम लोग समझते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक, देखिए साबुन क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, पहले चैप्टर में मैंने बताया था उच्च अणुभार वाले सोडियम एवं पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। साबुन या अपमार्जक ऐसे ही बनाते हैं। साबुन क्या है, साबुन बनाने की क्रिया को हम लोग साबुनीकरण करते हैं। कार्बनिक यौगिकों से साबुन को जब किसी उच्च अणुभार के कार्बनिक यौगिकों की अपक्रिया किसी क्षार जैसे NaOH या COOH से कराते हैं तो अपक्रिया के पश्चात क्या बनता है, साबुन बनता है। इस क्रिया को हम लोग साबुनीकरण करते हैं। तो हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन देखिए क्या होते हैं, ये उच्च अणुभार की C17H35COONA जैसे है, उच्च भार की कार्बनिक यौगिकों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं उच्च अणुभार के अमोनियम NH4 या सल्फोनेट, है ना। तो इसमें अपमार्जक में ये सब पाए जाते हैं। साबुन जो होता है वो मृदु जल में कार्य करता है, वो कोमल होता है और इससे हम लोग सामान्य सफाई की क्रिया करते हैं। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं इसमें हम लोग जटिल सफाई करना होता है तो अपमार्जक का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि साबुन का सूत्र क्या है और ये कैसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया लिखते हैं।
तो इसका एक सूत्र है CH। ये बनता कैसे, उच्चवसी अम्ल से। उच्चवसी अम्ल क्या है, जैसे CH2 COOR CH COOR CH2COOR, है ना। जब इसमें NaOH या KOH मिलता है तो ये उत्पाद के रूप में देता है CH2 के 3 अणु ले, ये हो जाता है CH। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल बन जाता है और ग्लिसरॉल के साथ 3 अणु जो होता है RCOOR जाकर के के साथ जुड़ जाता है RCOON, जो होता है, जो बनता है वो बनता है C17H35COON, है ना। अब C17H35 जड़भार का है, R का मतलब है साबुन का, C17H35COON, है ना। तो C17H35COON को देखें तो 17 C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, है ना। तो 17 अगर इस 17वें सी के पास 17 देखिए 18वें सी के पास Na क्या होता है, Na धनायन यहाँ पर होता है, Na धनायन के रूप से होता है और COO ऋणायन के रूप से होता है ना। इधर का जो सिरा होता है ना, ये ऋण विद्युत, ये क्या है, ये कार्बन की श्रृंखला है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कार्बन की एक श्रृंखला, 70 कार्बन की क्या है, श्रृंखला है, जिसमें ये जो श्रृंखला होता है वो जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। और ये जो इधर जो भाग है इसको जल स्नेही बोलते हैं, जल स्नेही को जल रागी भी बोलते हैं, जल रागी या जल स्नेही। और द्रव विरोधी को जल विरागी भी बोलते हैं। अर्थात इसके दो सिरे, विरोध का मतलब उससे दूर हटेगा, स्नेह का मतलब उससे जुड़ना चाहेगा, है ना। एक है जल रागी सिरा या जल स्नेही और एक है जल विरोधी। जब देखा जाए तो अगर साबुन की सफाई की प्रक्रिया अगर देखेंगे तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया में जैसे ग्रीस है, तो होता क्या है कि ग्रीस में जब हम लोग सफाई कर रहे होते हैं तो जो साबुन का जो सिरा है वो जो द्रव विरोधी सिरा होता है या जल विरोधी सिरा होता है, वो जल विरोधी सिरा साबुन का जा करके इसमें ग्रीस में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है, ग्रीस में साबुन का जो सिरा है वो कहाँ चला गया, वो ग्रीस में चला गया। और सिरा क्या है, वो जल, है ना, जल में उपस्थित धनायन, जैसे कर सकते हैं जो सोडियम धनायन है वो भी धनायन ले सकते हैं। अब क्या होगा, अब जब हम लोग स्वच्छीकरण करने जाएंगे तो होता क्या है कि जब ये प्रक्रिया करता है तो हम लोग जब इसका सांद्रण करते हैं, जब इसको हम लोग धुलते हैं तो धुलते समय क्या होता है कि इसमें घुल करके ग्रीस के साथ ये क्या होता है, धीरे से या किसी जो गंदगी या मैल बैठी रहती है उसके साथ ये जुड़ जाता है और जुड़ करके इसी को बोलते हैं मिसेल, है ना। किसी अपद्रव्य से या गंदगी से या ग्रीस से मिल करके जो जल विरोधी सिरा है वो उसके साथ मिल जाता है, किसके साथ, जो हमारा अस्वच्छ कपड़ा है उसमें उपस्थित जो गंदगी है उसके साथ ही मिल जाता है। रीढ़ वाला भाग जो होता है जल जल की ओर होता है। इस तरह से ये जो आपस में क्रिया करते हैं तो एक संरचना बनाते हैं जिसको मिसेल बोलते हैं। और यही मिसेल जब हम लोग क्या करते हैं, अब उसमें गति जब देते हैं या कुछ
सफाई की क्रिया जब शुरू करते हैं तो ये तोड़ करके इसको क्या करता है, साबुन के साथ क्या होता है, अलग हो जाता है। जो गंदगी होता है वो साबुन के साथ अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं साबुन की सफाई की प्रक्रिया। हमें आशा है कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए कक्षा 10 वाले जितने भी विद्यार्थी हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़े और आप देखेंगे कि जितने चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर के वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जितने चैप्टर होंगे उन चैप्टर के जो पीडीएफ होंगे हमारे लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से ले करके आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।